दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सुनो प्रियतमा। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज़ चैनल में काम करती हैं। खुद पर बीता हुआ जब हम लिखते हैं तो लेखक बन जाते हैं। तकलीफ के रेशे उधेड़ कर बुन देते हैं शब्दों की थान, खुशी की डोरियों से बांधते हैं उनके माथे। मैं भी तुम्हें एक आखिरी चिट्ठी लिखने बैठा हूं। सुनो प्रियतमा, बाहर बारिश हो रही है, सर्दी वाली शाम की बारिश। टप टप करती बूंदें मुझे बुला रही हैं। मैं उठकर कुछ बारिश पीना चाहता हूं, जैसे तुमने कई कई दफा गले में रुका बादल पिया। लेकिन मैंने खुद को इस कुर्सी से बांध लिया है। एक बार उठा तो बह जाऊंगा। कौन जाने किसी बादल पर सवार होकर उड़ जाऊं, ये खत ना लिख पाऊं। वैसे भी ये मेज पर रखी है रिजर्वेशन टिकट बार बार मेरा ध्यान खींच रही है। ये 10 पेज वाले फॉर्म के फड़फड़ाते पन्ने मुझे भटका रहे हैं। इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए मैंने तुम्हारी पसंद का गुलाबी कागज लिया है। ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है। कैलीग्राफी में जैसे अंग्रेजी का पी तुमने जरा घुमाकर बनाना सिखाया था। तुम्हें कभी ये खत लिखूंगा नहीं सोचा था। खैर, ये भी कहाँ सोचा था कि तुमसे जुड़ूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, करीब आऊंगा। एक मिनट, मैं करीब आया था क्या? या तुमने मेरे कलावे में अपनी लंबे नाखून वाली उंगलियां फंसाकर खींचा था मुझे और मैं नहीं रुक पाया था? वो जुलाई की 21वीं तारीख थी। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपर जो अब थर्ड ईयर में था, कॉलेज के कच्चे खड़ंजे वाले रास्ते पर साइकिल पर सवार चला जा रहा था। आंखों में सपने थे कि थर्ड ईयर के बाद बाहर जाना है, माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना है, फिर कोई अच्छी जॉब। सपने साफ थे मेरे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि साफ सपनों पर गुलाबी बादल छाने वाला है। तुम आने वाली थी प्रियतमा। उस दिन मैंने तुम्हारी झलक भर देखी थी। नीले रंग का सूट पहने, सीने से किताबें चिपकाए। चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन कुर्ती की बाह से झांकता वो मोटा काला तिल जरूर देखा मैंने। तुम जानती हो, उस दिन साइकिल स्टैंड पे खड़े मेरे कुछ साथियों ने मुझसे कहा था, इस बार मेनकाएं आई हैं, सारे विश्वामित्र नब जाएंगे। शायद था मैं विश्वामित्र और तुम मेनका। उन्हीं साथियों से मैंने सुना था कि हमारे कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की तुमने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। वो कहते कि तुम किसी को भाव नहीं देती, नकचढ़ ही हो। फिर भी दिन भर तुम्हारी आंखों की तारीफ करते, तुम्हारी आवाज के गुण गाते। उन्हें सुनता हुआ मैं बॉटनी लैब में कोई पत्ती, फूल, पुंकेसर देखता रहता। कितना डूबा हुआ था मैं पढ़ाई में। फिर कहीं तो चूक हुई होगी ना मुझसे। पढ़ाई पढ़ाई की माला जपता मेरा मन कैसे भटक गया जब तुमने कॉलेज के गेरुए रंग से पुते कॉरिडोर में मुझे पहली दफा पुकारा। टॉपर देवाशीष। कदम जम गए थे। मैंने पलटकर देखा, तुम कंधे से फिसलता दुपट्टा संभालने की नाकाम कोशिश करती मेरी तरफ आ रही थी। हाय सीनियर, आई एम प्रिया, आई मीन प्रियतमा। बहुत सुना है आपके बारे में, मिलना चाहती थी आपसे। तुमने ये कहते हुए अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तब मैंने तुम्हारी बाजू वाला तिल दूसरी दफा देखा। काश कि उस रोज तुम ना हाथ बढ़ाती, हमारे बीच प्यार ना होता, ना तुम्हें ये आखिरी खत लिखने की नौबत आती और ना ही मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होने की तैयारी कर रहा होता। पहली छुअन बार बार महसूस होती है। मेरी उंगलियों पर तुम्हारी हथेलियों का नमक अब भी है प्रियतमा। खत लिखते वक्त जो कलम मैंने पकड़ी है, लगता है जैसे तुम्हारी तर्जनी उंगली हो। अरे हाँ, ये ब्लू पेन तुमने ही दिया था ना मुझे। कहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम इससे करना, वही कर रहा हूं। सुनो प्रियतमा, तुम्हें यह जानकर अफसोस होगा कि मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहता था, दोस्ती करना भी नहीं। डरता था कि कहीं मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के सपने से भटक न जाऊं। तुम्हें पहली दफा बता रहा हूं कि मेरे दोस्त, जिन्हें तुम लंपट और छिछोरे कहा करती थीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी प्रेम कहानी में।
तुम जब अपने जन्मदिन वाले रोज वो लाल सूट और बिंदी में मेरे सामने खड़ी थीं, कॉलेज के कैंपस में हैंडपंप के पास, तब उन्होंने देखा कि तुम मुझे एकटक देख रही थीं। जब तुमने घर की बनी खीर का टिफिन मुझे दिया और तुम्हारी उंगलियों का मेरा अंगूठा सहला जाना उन्होंने नोटिस किया। वो ये भी कह रहे थे कि तुम जाते हुए पलटी थी मुझे देखने के लिए। एक बात बताओ, क्या पलटकर देखने वाले सारे लोग प्यार करते हैं? गहरा प्यार? मैं नहीं मानता। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा आते हुए देखना चाहता था। प्यार में किसी को जाते देखने से बड़ा अभिशाप कोई नहीं। ये शब्द लिखते हुए मेरी कलम कांप रही है, लेकिन फिक्र मत करना तुम, मैं ये सब ठीक करूंगा। पूरा लिखूंगा ये खत कि जब तुम इसे पढ़ो तो ये भी जान पाओ कि हमारे रिश्ते में सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो हमारे माँ पापा के सपनों का, उनकी मेहनत का। माँ को किसी ने हमारे बारे में बताया था। उस शाम जरा झिझकते हुए उन्होंने पूछा था, सुना तू किसी लड़की के चक्कर में है? और उनसे ज्यादा झिझकते हुए मैंने झूठ कहा था, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देविका, मेरी छोटी बहन, ने पकड़ा था मेरा झूठ और उसे सब कुछ बताते ही वो मेरी तुम्हारी राजदार बन गई थी। उसने हैरानी से पूछा, इतनी सुंदर लड़की को आप में क्या दिखा भैया? उसके सवाल का जवाब तुमने मुझे दिया। पुराने चर्च वाली दीवारों की ओट में मेरी कमीज के फूलों पर उंगलियां फिराते हुए तुमने कहा था, तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारा अव्वल होना, करियर गोल पर फोकस रहना पसंद आया देवाशीष। मुझे लगा था कि तुम मेरे आमी कट बाल, ठोड़ी के गड्ढे या फिर मेरे ऊंचे कद को लेकर कुछ कहोगी, लेकिन तुमने जो कहा वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शायद आखिरी दफा मुझे अपने अव्वल होने पर नाज हुआ था। थर्ड ईयर का रिजल्ट आते ही सारा गुरूर कहीं गायब हो गया। 4th रैंक आई थी। वो तो शुरुआती 2 सालों के अच्छे नंबर थे, इसलिए 78% नंबरों ने इज्जत बचा ली। माँ ने उंगलियां चटखा चटखा कर बहुत कोसा था तुम्हें। अपने सर की कसम खिलवाई थी कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। मैंने नहीं खाई थी कसम। माँ ने गुस्से में कहा था, जा मर जा उसी के साथ। सच बताऊं तो माँ की बात मुझे जरा भी बुरी नहीं लगी। तुम्हारे बगैर जीने से अच्छा मुझे तुम्हारे साथ मरने का ख्याल लगता था। मौत की रात कैसी होती होगी प्रियतमा? आज जैसी? मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, हाथ में तुम्हारा दिया पेन पकड़े, गर्दन घुमाकर खिड़की से बरसता काला मेघ देख रहा हूं। अभी अभी माँ ने आंगन की बत्ती जलाते हुए दरवाजे की झिर्री से मुझे देखने की कोशिश की है। मैं उनकी कमजोर आंखों में रोज फिक्र की कालिख देखता हूं, जैसे तिखाल में रात भर कोई डिबरी सुलगी हो। खत के 2 पन्ने लिख गए हैं। मैंने पेपर वेट के नीचे दबा दिया है उन्हें। तीसरा कोरा वही गुलाबी पेज मेरे सामने है, उसी खाली फॉर्म की तरह जो मैंने फाड़ कर फेंक दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म पापा लेकर आए थे। माँ ने ताना मारते हुए कहा था, इसका वहां एडमिशन हो जाए तब चैन पड़ेगा मुझे, 1.25 किलो लड्डू बांटूंगी। ये माएँ हमेशा उनके बेटे के करीब रहने वाली लड़कियों से चिढ़ती क्यों हैं? माँ भी तुमसे चिढ़ती थी। अक्सर पूछती, कौन सा जादू कर दिया है उस डायन ने? कुछ सफेद मीठा तो नहीं खिलाया तुझे जो उससे चिपका पड़ा है? मैं कहूंगा तो तुम हंसोगी। जब माँ ने ये कहा ना, तब मुझे वो खीर याद आ गई, तुम्हारे जन्मदिन वाली। अब देखो, नाराज होकर कोई फूलदान फेंक कर मुझे ना मारना। अब चलो मार लेना, मैं सह लूंगा सब कुछ, सुन लूंगा सारी झिड़कियां, सारी बातें, सिवाय एक बात के कि एक रोज तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मन की मुट्ठियों में हम अपना डर भींचे रहते हैं। मैंने भी भींचा था तुमसे दूर होने का डर। इसी वजह से तो मैं अपना कस्बा छोड़कर कहीं नहीं गया, न दिल्ली, न कानपुर, न लखनऊ, और ऐसा करके पापा से भी बैठ ठान ली थी। उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में पूछा था, तो ये बताइए लाट साहब, क्या करेंगे यहां रह के? और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की ओट ले ली थी। मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं प्रियतमा। तुम्हें बोले गए सारे सच आज मैं लिख दूंगा इस खत में कि तुम्हारे प्यार ने मुझे डरना सिखा दिया था। दोस्तों की कानाफूसी के तुम मेरे जाते ही किसी अमीर ज़ादे से ब्याह कर लोगी, ये सच लगने लगी थी।
तुम जब जब किसी रिश्तेदार की शादी में गई तो लगा कि तुम्हारी उंगली में कोई अंगूठी न चली आए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिंपल अच्छी लगती हो। वो इसलिए कहा था कि कहीं तुम सजो और किसी और को अच्छी न लग जाओ। पॉजेसिव होने लगा था मैं तुम्हारे लिए। उस छुट्टी वाली शाम बैंक के पास चाय की टपरी पर जब मैंने पहली दफा तुम्हें खोने का डर जाहिर किया तो तुमने अपनी पतली हथेली में मेरा चेहरा भरकर कहा था, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती, अगर हुई तो मर जाऊंगी। उस वक्त तुम्हारी कही सारी बात अच्छी लगी और सबसे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे बिना जिंदगी स्वीकार नहीं है। अब भी क्या ऐसा ही सोचती हो तुम? उतना ही प्यार करती हो तुम? एक बात बताऊं प्रियतमा, विरह की रातें आंखों में राख झोंकती हैं। न जाने कितनी रातें मैंने वो किरकिरी महसूस की है। आज भी कर रहा हूं। मेरे सामने दीवार पर लगी घड़ी में रात के 2:10 हो रहे हैं। दोनों सुइयां मिली हुई हैं। मैं इस घड़ी की बैटरी निकालकर फेंक देना चाहता हूं ताकि दोनों सुइयां एक साथ एक जगह ठहरी रहें। लेकिन ये रोकना ठीक रहेगा क्या? कल मुझसे देविका ने कहा, भैया क्या यूं ठहरे हुए हो, आगे बढ़ो तुम। जैसे तुमने उस रोज कहा था कि यहां से निकलो, आगे बढ़ो देवाशीष। तुम नहीं जानती थी क्या कि मैं तुम्हारे बिना कहीं भी बढ़ना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के सपने को आग लगा दी। बॉटनी में एमएससी पूरी करके कस्बे के कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगा। तुम तब तक बीएड के बाद टीचिंग जॉब करने लगी थी। तब पहली दफा तुमने टोका था कि मैं ये कोचिंग छोड़ दूं, बाहर निकलूं, अच्छा कमाऊं। मैं अपने खर्चे लायक कमा लेता हूं। मैंने तुमसे कहा था तो तुमने जरा सा झिड़का था मुझे। जिंदगी भर अपना ही खर्चा निकालोगे? अच्छी नहीं लगी थी मुझे वो झिड़की। उन दिनों तुम्हारी झिड़कियां बढ़ने लगी थीं। क्यों? कोई हार्मोनल चेंजेस थे या फिर मन बदल रहा था? उस रोज जब मैं तुम्हें स्कूल लेने गया था तो रास्ते भर सोचता रहा कि तुम मुझे स्कूल के गेट पर इंतजार करते देखोगी तो खुश होगी, नाज करोगी मेरे प्यार पर। लेकिन तुमने कंधे पर लटके पर्स में रजिस्टर ठूंसते हुए कहा था, ये क्या है देवाशीष, क्यों चले आए यहां तुम? तुमने उस रोज ये सवाल क्यों किया था? अच्छा ये बताओ कि तुम तब क्यों झुंझलाई थी जब आधी रात मैंने तुम्हें फोन करके खिड़की से झांकने के लिए कहा था? 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद इतवार की एक शाम मांगी थी, तब तुमने मना क्यों किया? मुझे लगा कि तुम शायद अब मुझसे प्यार करना रोक चुकी हो। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने नहीं बाबा, आई स्टिल लव यू कहा था। अगर तुम करती थी प्यार तो मुझे महसूस होना बंद क्यों हो गया? तुम कभी खुद से मिलने के लिए नहीं कहती थी। रात को होने वाली बात 5 मिनट में खत्म कर देती। जमाने से मैंने तुम्हारे मैसेज में आई लव यू नहीं पढ़ा था। हाँ, आंखों में मेरे लिए प्यार हो तो मैं कह नहीं सकता। उन दिनों तुम नजरें चुराना सीख गई थी। हाँ, तुम्हारी कसम। मैंने जब पूछा कि शादी कर लें तो तुमने नजरें चुराते हुए वक्त मांगा। पक्का याद है मुझे। प्यार में कही जाने वाली बातें प्रेमी भूलते नहीं हैं। तुम्हें कितनी याद है प्रियतमा? मेरा तड़प कर पूछा गया सवाल के वक्त क्यों चाहिए, ये याद है? क्योंकि तुम वो नहीं हो देवाशीष जिससे मैंने प्यार किया। तुम्हारा ये सपाट जवाब भूल गई क्या? वही तो हूं, सर से पांव तक हार कर कहा था मैंने। वो थकी हुई आवाज मेरे कंधों पर रोज सिसकती है, जैसे सब कुछ कहकर तुम सिसकी थी। गुजारिश करते हुए कहा था, लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ, करियर के लिए कुछ करो प्लीज, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। मुझे और क्या करना था प्रियतमा? मोहब्बत में प्यार करने से ज्यादा जरूरी और क्या होता है? प्रियतमा, तुम जानती थी ना कि तुम्हारे आंसू मुझे पिघलाते हैं, इसीलिए उस रोज मेरे कांधे पर वो बोए थे। ये शायद उन्हीं का असर था कि मैंने कोशिश करके लखनऊ के कॉन्वेंट स्कूल में साइंस टीचर की जॉब पाई थी। तुम खुश हुई थी, इतनी कि मुझे स्टेशन छोड़ने आई थी। वो धुंध भरी शाम मुझे आज भी याद है। तुम्हारा किसी कोहरे की चादर में गुम हो जाना अब तक नहीं भूला। प्यार में दिखते रहना जरूरी होता है, मेरी वही खुराक थी।
3 महीने किसी जेल की तरह काटे और चौथे महीने की पहली तारीख को ही तुमसे कह दिया था मैं वापस आ रहा हूं। तुम नाराज हुई थी। तल्ख आवाज में मुझे बेवकूफ, लूजर, दीवाना कहा था। हाँ, था मैं दीवाना। तभी ये सोचकर चला आया कि मेरी फकीरों सी हालत देखकर तुम पिघल जाओगी। लेकिन 7 रोज बाद जब तुमसे मिला तो तुम्हारी उंगली में चमकती अंगूठी देखता रह गया। सगाई कर ली थी तुमने। सारा इल्जाम मेरे सर डाल करके मेरे नकारापन की वजह से तुमने ऐसा किया। ये तोहमतें मढ़ना तुम्हें बखूबी आता था ना, मुझे कभी नहीं आया। मैंने कभी नहीं कोसा कि तुम मेरे पीछे पड़ी थी। तुम्हारी वजह से मैं दीवाना बन गया था। डूबना फितरत है मेरी। पहले किताबों में डूबा, फिर तुम्हारे प्यार में। तुम उबर कर निकल गई थी। आया था मेरे घर तुम्हारी शादी का वो मेहरून कार्ड। गोल्डन रंग में तुम्हारा और किसी अजनबी का नाम लिखा था। वो कार्ड यहीं मेरी मेज पे रखा है। रंग जरा फीका पड़ गया है। मैं एक बार तुम्हारे नाम पर उंगलियां फेरना चाहता हूं। अक्षरों के नक्श में तुम्हारे चेहरे के कटाव महसूस करना चाहता हूं। वो मुस्कान टोहना चाहता हूं जो तुमने अपनी शादी के सारे फंक्शंस पर सजाई हुई थी। देविका गई थी तुम्हारी मेहंदी में। उसने बताया था कि तुमने बाजू भर बूटे बनवाए, हथेली के किसी कोने में मंगेतर का नाम भी लिखा। तुम खुश थी। कसम से ऐसा पहली दफा हुआ कि तुम्हारी खुशी पर मैं रोया। तुम्हें कॉल की, मैसेज भेजे, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। निष्ठुर हो गई थी तुम। लेकिन प्यार में तो बेदिल नहीं हुआ जाता ना। फिर तुम कैसे हो गई? और तुम्हारा मन पिघला भी तो शादी वाली रात, जब तुम्हारे दरवाजे बारात खड़ी थी। तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। तुम दुल्हन बनी खड़ी थी और मैं तुमसे एक और मौका मांग रहा था। तुम तसल्ली दे रही थी कि मुझे हमेशा प्यार करती रहोगी। शादी के बाद भी मिलोगी मुझसे पहले की तरह। मैंने पूछा तो तुमने हिकारत भरी नजरों से देखा, जैसे मैं कोई गैर हूं, कोई सड़क छाप, कोई आवारा। बर्दाश्त नहीं हुआ था पहली दफा। चिल्लाया था तुम पर। मुझे जाने को कहा, मेरे सीने पर हथेली टिकाकर मुझे बाहर धकेलते हुए। चिढ़न में मैंने तुम्हें वो दूर होने पर मर जाने वाले वादे की याद दिलाते हुए कहा था कि मैं इंतजार करूंगा उस खबर का, तुम्हारी मौत की खबर का। तुम्हारी शादी के 3 दिन बाद, यानी कि कल सुबह, यह इंतजार खत्म हो गया था। अस्पताल से खबर आई थी, तुम्हारे भर्ती होने की खबर। प्रियतमा, इस रात की तरह यह खत भी अब खत्म हो रहा है। हमारी जी हुई यादों के वो 5 पन्ने एक लिफाफे में डालकर मैंने रख दिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें हमारी मोहब्बत के आखिरी दस्तावेज की तरह संभाल के रखना। जब कभी मैं तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा हुआ महसूस हूं तो इन्हें पढ़ लेना। मेरा खत पूरा नहीं हुआ है प्रियतमा, कुछ आखिरी बातें बाकी हैं। उगते दिन में बाकी रह गई इस जरा सी रात की तरह। आंगन में रोशनी उतरती दिख रही है। मैं दरवाजे की उसी झिर्री से देख रहा हूं जहां से कल मैंने सुना था कि तुम अस्पताल में थीं, मौत के करीब। ये ऊपर वाला दुआएं देर में और बद्दुआएं जल्दी कबूल करता है क्या? तुम्हारे और मेरे साथ की अर्जी उसने खाली लौटा दी और बद्दुआ जरा से वक्त में सुन ली। देविका ने बताया कि ससुराल में तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। अनगिनत उल्टियां हुई, हालत बिगड़ी और तुमने दवा खा ली। तुम जानती हो ना कि वो उल्टी रोकने वाली दवाएं तुम्हें रिएक्ट करती हैं। फिर भी वो दवा खाई। मुझे लगा कि प्यार साबित करने के लिए मौत इस तरह चुनी थी तुमने। प्रियतमा, हम किसी से दूर होकर रह सकते हैं, लेकिन उसे खोकर नहीं। घर से तुम्हारे शहर और फिर हॉस्पिटल के पूरे रास्ते दुआएं पढ़ता रहा। तुम खतरे से बाहर आ गई थीं। चेहरा नीला पड़ गया था तुम्हारा, होंठ पपड़ाए हुए, बाह में ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी। इतना प्यार करती हो कि जान देने चली थी। कुछ ऐसा ही कहते हुए मैं तुम्हारे पैताने बैठ गया था। तुम्हारे एड़ी भरकर महावर और मेहंदी लगे तलवे सहलाने लगा। तुमने पांव हल्के से खींचते हुए कहा, ये सब बाय चांस हुआ देवाशीष, वहां कोई भी ये रिएक्शन वाली बात नहीं जानता था। मैंने प्यार में जान वान नहीं दी, ये दीवानगी नहीं आती मुझे। ऐसी हूं मैं, प्रैक्टिकल। तभी इतना बड़ा फैसला लिया, तुम्हें छोड़ने का फैसला।
क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा डर बन के नहीं जीना चाहती थी। तुम्हें सुनते हुए मैं तुम्हारी सिंदूरी मांग देख रहा था, पलकों के पीछे दुबकी नमी महसूस कर रहा था। तुमने झुककर मेरी हथेली थामी और अपनी भर्राई आवाज को संभालते हुए कहा था, जानते हो, तुम्हें खोने की तकलीफ से ज्यादा बड़ी तकलीफ क्या होती? उस खोए हुए देवाशीष के साथ रहना। आई लव्ड यू, जैसे थे वैसे ही। वो पढ़ाकू, जुनूनी अव्वल देवाशीष कहाँ खो दिया तुमने? उसे ढूंढ लाओ तुम। सही कहा था तुमने, प्यार में गुमशुदा होने वाले लोग एक तलाश बनकर रह जाते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ रहती तो शायद जिंदगी भर खोजती रहती मुझे। न हम प्यार जी पाते, न जिंदगी। तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से लगा हुआ हूं कि पुराने अव्वल देवाशीष को ढूंढ लूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर लिया है, दिल्ली की टिकट भी करवा ली है। जाने से पहले देविका को जिम्मेदारी दूंगा कि यह खत तुम तक पहुंचाए, ताकि तुम जब इसे पढ़ो तो जान जाओ कि मैंने मान ली है तुम्हारी बात। मैं जा रहा हूं तुमसे दूर, खुद की तलाश करने। तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी प्रियतमा। मेरी यादों के आसमान पर तुम्हारा वो नीला दुपट्टा हमेशा लहराएगा। यादों की वो खीर मैं हर रोज चखूंगा और वो बनूंगा जो तुम चाहती थी। तुम्हारा टॉपर देवाशीष। बस इतनी सी थी ये कहानी।